नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले और कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट ट्रिक्स को देखेंगे। तो एक बार आप सभी साथी इसे शेयर कर देंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे ताकि वो भी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ सके। और सभी साथी शेयर करने के बाद कमेंट करके बता देंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट ट्रिक्स या फार्मूले के स्लाइड पर। तो दोस्तों एक बार शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद कमेंट करके हमें बता देंगे क्या मेरी आवाज़ क्लियर है। अगर आवाज़ क्लियर है तो हम लोग इस फार्मूले की क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते होंगे कि अगर आपको फार्मूले पता हों तो आप आसानी से भी किसी भी मैथ के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और आपका टाइम भी ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा, यानी कि टाइम आपका बचत होगा। अगर फार्मूले आपको सही से याद हो तो आप फार्मूले पर रख कर वैल्यू पुट करके आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ से अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से सही से आप अगर मन लगा के देखते हैं तो आपका सभी फार्मूले आपको मुज़बानी याद हो जाएंगे। आप इसे नोट भी करते चलेंगे ताकि जब आप कभी भूलें तो एक बार लास्ट में आप इसको देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट ट्रिक्स या फार्मूले की क्लास में। जो पहला फार्मूला है ये आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, तो देखेंगे। ये पहला है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर आपके पास n तक जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट हो, द काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज़ ऑन टू इनफाइनाइट, यानी कि 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 इसी तरह से बढ़ती चली जाए, जिसका कभी अंत ना हो, तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कुछ प्राकृतिक संख्या दे दिया जाए जो कि लगातार हो, लगातार का मतलब उसके बीच में गैप ना हो, तो आप उसका सम्मिश्र जोड़ कैसे पता करेंगे, यानी कि योगफल कैसे आप पता करेंगे। तो आइए देखते हैं इस फार्मूले के बेसिस पे, इस फार्मूले का यूज करके आप किस तरह से आसानी से इसका प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप n+1/2 का यूज करेंगे तो आप किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग निकाल सकते हैं। जैसा अगर आपके पास 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स दिए गए हैं, इनका सम हमें निकालना है, ये प्राकृतिक संख्या हैं। तो आप क्या करेंगे, n में कितने नंबर्स हैं, फिर n का वैल्यू, n की जगह आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि 5 नंबर्स हैं। तो 5 ब्रैकेट 5 + 1/2, तो 5 6 30/2 यानी कि 50 आ जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हमने 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकाल लिया। अब आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में दूसरे फार्मूले की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे दूसरा फार्मूला भी लग चुका है। तो देखते हैं इस फार्मूले के बेसिस पे हम किस तरह के प्रश्न कर पाएंगे। लिखा है a के n तक के पहाड़ों का योगफल, a के n तक के पहाड़ों का योगफल, यानी जैसे अगर उदाहरण आपके पास है, उदाहरण है 3 से 10 तक के पहाड़ों का योगफल, 3 से 10 तक के पहाड़ों का योगफल। दूसरा है 3 से 10 तक के पहाड़ों का योगफल, यानी कि 3 का जो है वो 10 तक अगर उनका जोड़ करना है, 10 तक के पहाड़ों का जोड़ करना है तो किस तरह से करेंगे। तो आप a की जगह n रखेंगे, n की जगह 10 रखेंगे और इस फार्मूले का यूज करके, ये फार्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कौन सा फार्मूला, ये आप ध्यान से देखेंगे, ये फार्मूला आपकी स्क्रीन पे है। इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी पहाड़े को जितने भी चाहिए, जितने डिजिट्स, जितने नंबर तक चाहिए, आप उतने नंबर तक का उसका योगफल यानी कि जोड़ निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये स्क्रीन पे आपको एक उदाहरण भी दिया है। उदाहरण दूसरा आपकी स्क्रीन पे ये उदाहरण दूसरा दिख रहा होगा। ये क्या कहता है, 3 से 10 तक
3 से 10 तक के पहाड़ों का योगफल, तो ए की जगह 3 रखेंगे और एन की जगह कितने नंबर तक, 10 नंबर तक। तो योगफल क्या होगा, एन ए की जगह आप 3 रखेंगे, एन की जगह 10। आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आपके पास उत्तर आ जाएगा 165। तो इस तरह से इस फार्मूले का कर सकते हैं। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे फार्मूले की ओर। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। आपकी स्क्रीन पे तीसरा फार्मूला लग चुका है। ये तीसरा फार्मूला क्या है, लगातार n तक की सम संख्या। लगातार n तक की सम संख्या। सम संख्या का मतलब इंग्लिश में होता है इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या मतलब इवन नंबर। अगर आपके पास लगातार n सम संख्याएं हैं तो उनका जोड़ क्या, योगफल क्या होगा। जैसे अगर आप ये लेते हैं 2 एक सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या, 8 सम संख्या, 10, 12। अगर इनको हमें जोड़ना है तो आप या तो आप नॉर्मल जोड़ सकते हैं या अगर आप फार्मूले का यूज करके जोड़ेंगे तो आप इस फार्मूले का यूज कर लेंगे n+2/4, यानी n+2/4 का यूज करके आप इसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। जैसा कि आपके उदाहरण में दिया गया है, योगफल इक्वल टू हो जाएगा n की जगह आप 12 रखेंगे, अंदर भी 12 रखेंगे, +2 रखेंगे बाई 4। आप जैसे ही करेंगे सॉल्व, ये 12 × 14/4 हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर 42 आ जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी लगातार सम संख्या, या इंग्लिश में हम लोग सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये लगातार बार बार दिया जा रहा है कि लगातार होना चाहिए, उनके बीच का गैप नहीं होना चाहिए, यानी उनके बीच में डिफरेंस जो होना चाहिए वो इक्वल का होना चाहिए, तभी ये फार्मूला यूज हो पाएगा। आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथे फार्मूले की ओर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। फार्मूला नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। फार्मूला नंबर 4 ये क्या है, ये है लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल। ये विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको पता होगा, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहा जाता है। इवन नंबर किसे कहा जाता है, इवन नंबर उसे कहा जाता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो सके। तो हमने यहाँ ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, तो हमारे पास एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये सभी नंबर हैं जो ऑड नंबर हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इनका सम बताना है। तो सम कैसे निकालेंगे, सम निकालने के लिए एक फार्मूला आपके पास यहाँ है। ये इस फार्मूले का यूज करके n+1/2 का होल स्क्वायर करके आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, यानी इस सीरीज़ का आप सम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आपके पास n जो दिया गया है, यानी कि लास्ट नंबर क्या है, ये लास्ट नंबर आप देख रहे होंगे n है। ये लास्ट नंबर हम लोग लेते हैं n, फिर योगफल इक्वल टू इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। और जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10/2 का होल स्क्वायर, या 10/2 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 5 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर तो आपको पता होगा 5 का होल स्क्वायर 25 होता है। तो दोस्तों ये जो n है वो लास्ट नंबर है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, लास्ट नंबर है। ये क्या है दोस्तों, ये लास्ट नंबर है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लास्ट नंबर है। n की वैल्यू जो है लास्ट नंबर है, उसे आप पुट करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट करेंगे, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। फार्मूला नंबर 5, ये आपकी स्क्रीन पे फार्मूला नंबर 5 दिख रहा होगा। फार्मूला नंबर 5 क्या कहता है? फार्मूला नंबर 5 कहता है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब तक हमने प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ देखा था लगातार, अब हमें देखना है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और वर्गों का मतलब होता है स्क्वायर। यानी कि आपके पास अगर n प्राकृतिक नंबर है, उसके बाद क्या करेंगे, उसका वर्ग करके उनका जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह के वैल्यू को या इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास फार्मूला एक मिलेगा, n+1 × 2n+1/6। इस फार्मूले का यूज करके आप n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों मतलब स्क्वायर का योगफल, या इंग्लिश में योगफल को हम लोग जोड़ कहते हैं, सम कहते हैं, सम निकाल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक इस फार्मूले के बेसिस पे एक आपके पास एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के थ्रू हम जान लेते हैं कि इस फार्मूले का यूज किस तरह से करेंगे। तो उदाहरण क्या है? उदाहरण 5 है, 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n कितने नंबर हैं? तो हमने अभी जाना कि जब भी आपको n ये जो वैल्यू दी होती है वो लास्ट नंबर होता है। ये जो n की वैल्यू है वो लास्ट नंबर ही पुट किया जाता है n की जगह। और आपको फार्मूला हमने पहले दिखाया है। फार्मूला क्या था? फार्मूला था n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। तो उसी फार्मूले का यूज करके हमने ये जोड़ निकाल लिया है, यानी कि जो उत्तर आ जाएगा वो 55 आ जाएगा। आप इस फार्मूले को भी नोट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो दोस्तों ये क्लास आपकी फार्मूले की है। जो भी साथी अगर चाहता है कि हमें फार्मूले रिवाइज हो जाए या जो भी फार्मूले आपको ना पता हो वो पता चल जाए, तो इस लाइव क्लास के साथ लगातार जुड़े रहिए दोस्तों। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस क्लास से। और जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो साथियों सभी को गुड इवनिंग। जो भी साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर नाम लीजिए, तो दोस्तों नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ आप केवल फोकस करें पढ़ने पे। आप जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के बाद आप हमें मैसेज करके बताइएगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उस दिन आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। वैसे हमारे लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके जो स्कूल वाले होंगे वैसे ही नाम लेंगे। स्कूल से लेके आपके क्षेत्र, आपके गांव, सभी आपका नाम लेंगे। तब आप उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ आप केवल पढ़ें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ामिनेशन के दिन बचे हैं वो कुछ ही दिन बचे हैं, 1 से 2 दिन। और उसी 2 दिन में आप अगर नाम के पीछे चलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की ओर। फार्मूला नंबर 6। तो ये दोस्तों फार्मूला नंबर 6 है। किसी श्रेणी में 2 क्रमांगत संख्याओं का अंतर समान हो तो योगफल क्या होगा? कुल संख्या ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। जैसे किसी श्रेणी में 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो। अंतर समान का मतलब दोस्तों यहाँ आप अगर ध्यान से देखें, इस नंबर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इनका जो अंतर आ रहा है वो 2-2 का आ रहा है, 3-3 का आ रहा है। जो अंतर आ रहा है वो 3 का आ रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं तो 3 का आ रहा है। तो यानी कि जो अंतर है वो समान है। जो अंतर है वो क्या है? समान है। तो इस तरह के श्रेणी को कैसे जोड़ेंगे? तो इसे जोड़ने के लिए आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। जो फार्मूला है कुल संख्या, यानी कि कुल संख्या में कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, उसके बाद पहली संख्या आप देख रहे होंगे ये 2 है। अंतिम संख्या आपको पता है ये 14 है। तथा कुल संख्या आप पुट करेंगे तो आपका
जो योग होगा वो निकल आएगा। तो दोस्तों अगर आप कुल संख्या को देखें तो कुल संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या है, कुल संख्या आपके पास 5 है, तो आप 5 रखेंगे। 5 इंटू 2, ये 5 इंटू 2 प्लस 14, ये पहली संख्या, ये पहली संख्या है, ये 14 लास्ट संख्या है। इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो 40 हो जाएगा। आप इसे भी नोट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट फार्मूले की ओर। दोस्तों सॉरी, बार बार आपको क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे आदत सी बन गई है कि जैसे डेली हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हम लोग आज की क्लास में फार्मूले देख रहे हैं। ये लिखा है परिक्षोपयोगी सूत्रमाला, परिक्षोपयोगी सूत्रमाले कुछ दिए गए हैं। आपको रेक्टेंगल के बारे में पता होगा, रेक्टेंगल क्या होता है और आयत क्या होता है। तो आपको दोस्तों ये तो पता होगा रेक्टेंगल किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं। तो एक बार अगर नहीं पता है तो आप जान लेंगे, रेक्टेंगल जिसकी 2 साइडें आमने सामने वाली साइडें, यानी कि ये वाली ये साइडें समान होती हैं और ये जो आमने सामने होती हैं वो दोनों के एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इस तरह के शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं, यानी ऐसा शेप जिसका 2 साइड बराबर हो एक दूसरे के और 2 साइड एक बराबर हो। जैसे ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा। तो इस तरह के शेप को हम लोग रेक्टेंगल या हिंदी में आयत कहते हैं। तो इसमें भी कुछ फार्मूले, इस शेप के बेसिस पे भी कुछ फार्मूले बनते हैं। उस फार्मूले को हम लोग आइए देखते हैं। पहला फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल। इसे क्षेत्रफल का मतलब होता है दोस्तों एरिया। अगर इंग्लिश में इसे जानना चाहें तो इसे हम लोग क्षेत्रफल का मतलब एरिया होता है। तो अगर कोई कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए तो क्या बताएंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर बताएंगे तो आप सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, अभी हमने ये फिगर बनाया था, तो इसमें ये वाली लंबी वाली लाइन उसे लेंथ कहते हैं और जो ये चौड़ी वाली ये वाली लंबाई होती है उसे, ये वाली जो लेंथ होती है उसे ब्रीथ कहते हैं। तो जब भी इसकी एरिया निकालनी हो, एरिया का मतलब इस अंदर वाले पोर्शन की वैल्यू निकालनी हो, ये जो अंदर वैल्यू है वो कितना है, एरिया कितनी है उसे निकालना हो, तो आप लेंथ इंटू ब्रीथ करके निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आयत की परिमिति अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। परिमिति मीन्स होता है पेरीमीटर, यानी कि इसका जो परिमिति है पेरीमीटर, PERIMETER, पेरीमीटर। तो अगर किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर या पता करने हो तो पेरीमीटर पहले जान लेते हैं। पेरीमीटर होता क्या है, तो ये आपके पास रेक्टेंगल है, तो दोस्तों पेरीमीटर ये होता है कि इसकी बाउंड्री वाले जो टोटल लेंथ, यानी कि कितने ये बाउंड्री की लेंथ है उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। बाहर जो भी लेंथ है, जैसे अगर हम पार्क के चारों तरफ, मान लीजिए एक आयताकार पार्क है, उसके चारों तरफ अगर हम टहल रहे हैं तो जो टोटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए 2L+P यानी कि 2 गुणे ये पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, लिखेंगे P से पेरीमीटर कहते हैं 2L+B। अभी हमने बताया था लेंथ क्या होता है, ब्रीथ क्या होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ प्लस ब्रीथ को जोड़ लेंगे, उसके बाद आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा आयत का विकर्ण। तो दोस्तों ये आयत है,
इस आयत का विकर्ण किसे कहते हैं? ये तो होती है आपकी लंबाई, ये होती है चौड़ाई। तो विकर्ण क्या होता है? तो दोस्तों जो अंदर वाली ये लाइनें ड्रा करते हैं इसे विकर्ण कहते हैं। एक विकर्ण ये होती है, इसे भी हम विकर्ण कहेंगे। ये वाली जो होती है ये भी विकर्ण होती है। तो इस विकर्ण यानी कि डायगोनल, अगर इंग्लिश वाले साथी जुड़े हैं तो ये डायगोनल समझेंगे, डायगोनल। इंग्लिश में हम लोग इसे विकर्ण को डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आप सिंपली एक फार्मूला यूज करेंगे, डायगोनल इक्वल टू, ये देख रहे होंगे, एल का मतलब लंबाई, एल का स्क्वायर करेंगे प्लस बी चौड़ाई, बी का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा डायगोनल क्या हो जाएगा, यानी इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा। तो आप जल्दी से नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले फार्मूले की ओर, फार्मूले नंबर 4 की ओर। तो आप जल्दी से नोट करें साथियों, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट नहीं चलेंगे, आपकी क्लास थोड़ी फास्ट में चलेगी। इस वजह से आप जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग बिना कहे ही लाइक कर दिए होंगे। अगर जो भी साथी नहीं लाइक किया होगा वो प्लीज़ जाके इस वीडियो के नीचे जो आपको दिख रहा होगा लाइक वाली बटन या लाइक वाले जगह पर प्रेस कर देगा, ताकि ये वीडियो लाइक हो जाए। और जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, यानी कि जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाली आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप हमारे साथ जुड़ सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की ओर, फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 क्या है? किसी आयताकार मैदान के अंदर किनारे से सटे x चौड़ाई की रास्ते का क्षेत्रफल। बिल्कुल, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस फार्मूले को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूले के बेसिस पे आपको प्रश्न रेगुलर अंतराल के अंदर देखने को मिलते हैं। ये कहता है किसी आयताकार खेत हमने बताया दोस्तों, ये आयताकार खेत होता है। इस आयताकार खेत के अंदर किनारे से सटे x चौड़ाई के रास्ते। तो दोस्तों बार बार पूछ दिया जाता है, एक पार्क है, उस पार्क के अंदर एक आयताकार पार्क है, उस पार्क के अंदर x मीटर, यानी कि मान लीजिए 2 मीटर या 4 मीटर जो भी हो, चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल है। यानी कि ये चौड़ाई, ये रास्ता बना दिया गया है, उस पार्क के किनारे किनारे ये रास्ता बना दिया गया है। तो बताइए कि उस सटे x चौड़ाई के रास्ते ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये रास्ता जो आपको शेडेड किया गया है, यानी ये वाला पोर्शन, इसका एरिया क्या है? एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, पहले इस टोटल एरिया को निकालेंगे, यानी कि उस पार्क के टोटल एरिया को निकालेंगे। फिर टोटल एरिया को निकालने के बाद आप इस स्मॉल छोटे वाले पोर्शन का निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपको ये वाली एरिया पता चलेगी। लेकिन अगर आपको फार्मूले पते होंगे तो आप फार्मूला क्या, ये फार्मूला हो जाएगा 2x। x क्या है? वो चौड़ाई, यानी कि ये जो देख रहे होंगे ये वाला लेंथ, तो यहाँ से आप इस फार्मूले का यूज करके, यानी 2x L प्लस B माइनस 2x, इस फार्मूले का यूज करके आप सीधे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं फार्मूला याद रहेगा तो आप क्या होगा, आपका जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। इस वजह से आप इस फार्मूले को ज़रूर नोट करेंगे। अगर ये फार्मूला नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यानी अगर आपके पास ये पार्क है, इसके अंदर ये इतनी चौड़ाई पर एक रास्ता, यानी कि चारों तरफ एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, जो कि x है। ये वाला जो चौड़ा है x सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, x मीटर चौड़ा है। तो बताइए ये जो चारों तरफ रोड बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब एरिया क्या होगी, उस एरिया को हमें बताना है। तो आप इस फार्मूले का यूज करके आप बता सकेंगे।
तो दोस्तों ये फार्मूला हमने नोट कराया। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्षेत्रफल निकालनी है। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे, ये आपके ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये एक पार्क है। उस पार्क के अंदर x मीटर या x सेंटीमीटर या x किलोमीटर जो भी हो, वो क्या है, ये इतना चौड़ा एक आपको दिया है, इतना चौड़ा एक क्या बना है, ये रोड बना है, चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रोड बना है। तो इसमें बताना है कि जो रोड है वो कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर जो भी हो वो कितना चौड़ा है। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करके, जो आप फार्मूला देख रहे होंगे 2, यहाँ नोट की कर लीजिएगा इस फार्मूले को, 2xl प्लस चौड़ाई माइनस 2x, यानी 2 गुणे x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है, x जो वो चौड़ाई है, यानी कि जो चारों तरफ से पार्क के किनारे जो रोड है उसकी चौड़ाई है। तो आप उससे गुणा करके आप निकाल सकते हैं। इसे भी आप नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे फार्मूले की ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। तो ये अगला फार्मूला है, किसी आयताकार मैदान के बाहरी किनारे से सटे हुए x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल। किसी आयताकार मैदान के बाहरी किनारे से सटे हुए x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये सेम टू सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें एक अंतर है। ये मान लीजिए आपके पास पार्क है, तो ये आपका ओरिजिनल पार्क है, यानी कि ये लंबाई जो है वो क्या है, पार्क की है। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अंदर की तरफ देखते थे, लेकिन इस वाले जो फार्मूले में ये बाहर की तरफ ये जो बनेगा वो बाहर की तरफ होगा, यानी कि ये जो लेंथ होगी तो दोस्तों इसमें ठीक उसका उल्टा है, यानी कि क्या है, ये बाहर की तरफ बना है, यानी जो रोड है वो बाहर की तरफ है। इससे पहले वाले में जो देखेंगे, ये इसके पहले वाले में क्या है, ये अंदर की तरफ रोड है, यानी कि ये रोड क्या है, अंदर की तरफ है। इस पार्क के अंदर ये रोड है। लेकिन इस वाले ये जो दूसरा वाला फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, इसमें जो, तो दोस्तों इसमें क्या था, इसमें जो वो बना हुआ है वो बाहर की तरफ है, यानी कि जो रोड है वो यहाँ लिखा बाहरी किनारे से सटे हुए, यानी कि ये जो आपका ये पार्क है उसके बाहरी किनारे पर सटा हुआ, यानी बाहर की तरफ है। यानी कि जब भी बाहर की तरफ बोले, जैसे अगर ये पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके बाहर कोई एक रोड है, ये सेम ये जो चौड़ाई होगी उस पार्क के चारों तरफ वो बराबर होगी। तो इस रोड की चौड़ाई हमें पता करनी है, या रोड की एरिया हमें पता करना है कि कितना एरिया का रोड है। तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला रहेगा 2x l प्लस ब्रीथ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। जब बाहर की तरफ रहेगा तो 2 + 2x हो जाएगा, यानी ये जो ये होगा ये जुड़ेगा वो 2 जुड़ जाएगा। लेकिन अगर जब अंदर की तरफ रहेगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या घट गया, वही चौड़ाई यानी कि वो 2 गुणे x हो गया है, तो वो घट गया है। लेकिन जब बाहर की तरफ रहेगा वो जुड़ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी कोई पार्क के बाहर की तरफ रहेगा तो आप जोड़ देंगे 2x कर देंगे, अगर जब अंदर की तरफ रहेगा तो उसे माइनस कर देंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट फार्मूले की ओर। इसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। प्लीज़ जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जो फार्मूले की संख्या है वो अधिक है, इस वजह से थोड़ा तेज़ी से हमें देखना होगा इस फार्मूले को, और आपको नोट भी करना होगा। ये अगला फार्मूला आ गया है, यदि किसी आयत और त्रिभुज के आधार और ऊंचाई
एक ही हो, यानी यदि किसी आयत और त्रिभुज के आधार और ऊंचाई एक ही हो। तो दोस्तों, तो इसलिए इस तरह के फार्मूले के क्या करेंगे, 1 आयत का क्षेत्रफल। जैसे कह रहा है कि यदि किसी आयत क्या होता है, ये आयत हो गया, त्रिभुज की आधार और ऊंचाई एक ही हो, जो त्रिभुज हो उसका जो ये आधार हो और ये ऊंचाई जो है वो समान हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे 1/2 गुणे आयत का क्षेत्रफल। ये जो आयत होगा, इस आयत का क्षेत्रफल आपको गिवन होगा, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। अगर आपके पास एक आयत है, आयत का मतलब होता है ये रेक्टेंगल है आपके पास, ये मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर एक ये जो बेस है, जो बना हुआ है जिस पे ये दोनों समान हो, यानी कि ये जो लेंथ है इसकी और जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये जो हाइट है देख रहे होंगे, ये हाइट ये क्या है, इसके चौड़ाई के बराबर है और ये जो बेस है वो इसके लेंथ के बराबर है। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे पता चल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आयत का क्षेत्रफल। ये फार्मूला नोट करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आयत का क्षेत्रफल, यानी जो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आयत का क्षेत्रफल। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। ये फार्मूला नंबर वर्ग का फार्मूला नंबर पहला है। इस फार्मूले को हम देखेंगे कि वर्ग, पहले सबसे पहले हम लोग वर्ग जान लेते हैं। वर्ग क्या होता है या स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी सभी साइडें बराबर हो, यानी इसकी सभी साइडें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे शेप को हम लोग वर्ग कहते हैं। जैसे जितना लेंथ ये हो उतनी चौड़ाई हो उतनी ये हो, यानी सभी लेंथ हो वो बराबर हो, तो ऐसे शेप को हम लोग वर्ग कहते हैं या इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब अभी हमने बताया एरिया। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब ये साइड का स्क्वायर कर देंगे। मान लीजिए ये साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 या 2 मीटर है, तो ये इसका एरिया अगर निकालना है तो 2 गुणे 2 कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा। या 2 का आप सीधे स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 4, यानी इसकी जो एरिया आ जाएगी वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। 4 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी आप सपोज किए हो, यहाँ मीटर हमने लिखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, यानी 4 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आपके पास साइड दी हो तो इस फार्मूले का यूज करके आप इसकी एरिया या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जल्दी से इसे भी नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला। ये फार्मूला है, अगर आपके पास बिकड़ दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी एरिया कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास डायगोनल दिया हो, ये हमने बताया है कि बिकड़ का मतलब होता है डायगोनल। तो दोस्तों, अगर डायगोनल दिया है तो डायगोनल का स्क्वायर करेंगे अपान 2 कर देंगे, तो यहाँ से भी आपको उस वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर आपके पास परिमिति दी गई हो तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमिति में से होता है पैरामीटर। तो अगर एरिया निकालना है और पैरामीटर दिया हो, पेरीमीटर दिया हो, तो आप p का होल स्क्वायर करेंगे और बाई 16 कर देंगे, यानी कि जो भी पैरामीटर होगा उसे पेरीमीटर को स्क्वायर करेंगे और 16 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये 3 फार्मूला है क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी स्क्वायर या वर्ग को। तो दोस्तों, पहला है भुजा का स्क्वायर, भुजा का मतलब साइड का स्क्वायर। दूसरा है अगर बिकड़ यानी कि डायगोनल, ये जो डायगोनल आप देख रहे होंगे ये डायगोनल, अगर ये डायगोनल दिया हो तो डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से भाग देंगे। और तीसरा फार्मूला है यदि परिमिति यानी पैरामीटर दिया हो तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पैरामीटर दिया हो तो पैरामीटर का स्क्वायर करेंगे अपन 16 कर देंगे, तो इस तरह से आपको वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसे भी आप नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगले फार्मूले की ओर, यानी वर्ग के दूसरे फार्मूले की ओर।
आगे बढ़ते हैं इस फार्मूले नंबर 2 की ओर। ये फार्मूला नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पे फार्मूला नंबर 2 लग चुका है, यानी वर्ग की परिमिति। तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे दूसरा जो दिख रहा है वो वर्ग की परिमिति इक्वल टू 4 गुणे 1 भुजा। 4 गुणे 1 भुजा, यानी कि जब भी किसी वर्ग का परिमिति मीन्स आप नोट करेंगे, परिमिति मीन्स होता है पैरामीटर, पेरीमीटर, फेरीमीटर, इंग्लिश में इसे पेरीमीटर कहते हैं। यानी वर्ग की जब भी पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर, तो 4 गुणे 1 भुजा, यानी कि 4 से उसकी 1 भुजा को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, पेरीमीटर। अगर आपके पास क्षेत्रफल होगा तो कैसे पेरीमीटर निकालेंगे किसी भी वर्ग की, तो आप 4 गुणे अंडर रूट क्षेत्रफल से उस वर्ग की पेरीमीटर या परिमिति निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपके पास बिकड़ मीन्स होता है डायगोनल, अगर आपके पास डायगोनल हो, DIAGONAL डायगोनल हो, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, 2√2 गुणे बिकड़, उस डायगोनल का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 2√2 में। तो इस तरह से आप वर्ग की परिमिति या पैरामीटर निकाल सकते हैं। अगर किसी भी साथी को नोट करना हो वो इसे नोट कर सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे फार्मूले की ओर। इस वर्ग की तीसरी फार्मूला है वर्ग का बिकड़। आपको वर्ग की बिकड़ कैसे निकलेगी, तो दोस्तों आप ये देखेंगे, अगर आपके पास इस तरह से एक वर्ग है, वर्ग मीन्स होता है जिसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हों, यानी कि 4 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज स्क्वायर। ये इस तरह से आप बना लेंगे कि चारों साइड्स क्या हों, इक्वल हों। तब इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, डायगोनल का मतलब ये आपको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये क्या होता है, इसके ये इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक एक डायगोनल, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे 2 डायगोनल, तो इसमें 2 डायगोनल है, यानी कि ये आपका डायगोनल है। अगर इस डायगोनल या इसे बिकड़ हिंदी में कहते हैं, तो बिकड़ को अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग का बिकड़ अगर निकालना है तो अंडर रूट 2 इंटू भुजा, अंडर रूट 2 इंटू भुजा। भुजा को क्या होता है, हम इंग्लिश में साइड कहते हैं। इसकी जो साइड, ये साइड होती है, सभी साइडें इस वर्ग की इक्वल होती हैं, कोई भी साइड्स आप रख सकते हैं। यानी कि वर्ग का अगर बिकड़ निकालना है तो अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 का किस में गुणा करेंगे, साइड में, एक साइड से लेकर गुणा कर देंगे। तो ये तो वर्ग का बिकड़ निकालने का फार्मूला आ गया। यानी कि अगर इसे इंग्लिश में नोट करें तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर निकालना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी स्क्वायर के अगर डायगोनल निकालने हैं तो आप सीधे √2 का मल्टीप्लाई साइड में कर देंगे, SIDE साइड में कर देंगे, तो इससे आपका डायगोनल निकल जाएगा। इसे नोट करना हो तो नोट कर लें। यानी कि जब भी किसी वर्ग का बिकड़ निकालना हो तो आप अंडर√2 इंटू साइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया था, यानी कि वर्ग का बिकड़ हो गया था। अब आते हैं, किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाहर की ओर किनारे से सटा हुआ x चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 4x 1 भुजा प्लस x होता है। जैसा कि हमने अभी रेक्टेंगल में देखा, यानी कि आयताकार वाले जो डायग्राम थे वो किस तरह से बाहर, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास आयताकार पार्क है, उसके बाहर से अगर कोई रोड है तो कैसे निकालेंगे उस रोड का क्षेत्रफल, या अंदर से वो रोड है तो किस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभी हम लोगों ने आयत का या रेक्टेंगल का देखा था। इस वाले फार्मूले में हम लोग क्या देखेंगे, वर्ग का, कोई वर्ग या वर्ग का मतलब जिसकी सभी साइडें बराबर हों, इसमें हम वर्ग का देखेंगे। तो दोस्तों इसमें लिखा है, किसी वर्गाकार मैदान की चारों ओर बाहर की ओर किनारे से सटा हुआ x चौड़ाई का रास्ता हो। बाहर लिखा है, ये बाहर आप ध्यान दीजिएगा, बाहर है तो ये जो बनेगा वो कहाँ होगा, ये रोड बाहर की तरफ है, ये बाहर हो गया, इस तरह से बाहर बना है। और ये जो चारों साइड्स हैं, यानी कि चारों तरफ ये इक्वल का है, ये आप लोग इक्वल बनाएंगे, यानी कि चारों ओर इक्वल चौड़ाई का ये रास्ता बना हुआ है। तो पूछ रहा है कि तो रास्ते का क्षेत्रफल,
ये देखेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि ये जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ये आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र होगा ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा यही हमें बताना है। तो इसके लिए आप ये भी डायग्राम देख सकते हैं, सेम टू सेम वही डायग्राम है, यानी सभी की ये जो लेंथ है चारों तरफ ये x है, ये x है माना गया है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। तो दोस्तों इस रास्ते की चौड़ाई तो दी हुई है, रास्ते की क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है, उस रास्ते का क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा, यानी आप लोगों से ये एरिया पूछा गया, ये एरिया रास्ते का। तो आप इसको कैसे करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने रेक्टेंगल में देखा था कि अगर बाहर से होगा तो किस तरह से हम उस रोड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी तरह से इसका भी एक फार्मूला है, आप देख सकते हैं। फार्मूला क्या है साथियों, ये देख रहे होंगे, अगर फार्मूला आपको दिख रहा होगा तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा 4x एक भुजा प्लस x, 4x एक भुजा प्लस x। ये क्या हो गया, उस जो रोड है बाहर की तरफ, उस स्क्वायर वाले शेप के बाहर की तरफ जो ये रोड बना है, वो अगर उस रोड की क्षेत्रफल निकालनी है या एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, 4 गुणे जो जितने भी चौड़े होंगे वो एक भुजा प्लस x जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका किसी वर्गाकार मैदानों के चारों ओर की ओर किनारे से सटा हुआ x चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। आप नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आयत अथवा वर्ग की प्रत्येक भुजा को के गुणित करने पर परिमिति के गुणित हो जाती है। जैसे कह रहा कि आयत या वर्ग के प्रत्येक भुजा को के से गुणित करिए। मान लीजिए ये आपके पास कोई आयत है, तो अगर इस साइड में हम के से गुणा करते हैं तो जो पेरीमीटर जो होता है वो के से गुणित हो जाता है। मान लीजिए इसका पेरीमीटर 60 है, तो 60 है तो 60 से के से गुणा करेंगे, अगर इसके साइड में या किसी भी भुजा में इसका गुणा करेंगे तो इसमें पेरीमीटर में भी क्या होगा, के से गुणा हो जाएगा। उसी तरह से अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में के स्क्वायर से गुणित हो जाएगा। मान लीजिए ये आपके पास एक्स साइड की जो लेंथ थी वो एक्स थी, तो एक्स में अगर के का गुणा करते हैं तो जो आप क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल के स्क्वायर हो जाएगा। यानी के से आपने गुणा किया साइड में, तो जो क्षेत्रफल होगा वो के स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। ये आप बहुत ही क्लियरली समझिएगा। जैसे अगर आयत एवं वर्ग की प्रत्येक भुजा को के से गुणित करने पर, अगर आपके पास ये आयत है, अगर इसकी जो साइड्स है मान लीजिए ये 3 मीटर है और ये 3 मीटर है, इससे हमने के से गुणा कर दिया, ठीक। तो जो पेरीमीटर में होगा वो पेरीमीटर में 3 से नहीं बल्कि के से गुणा हो जाएगा। पेरीमीटर में भी क्या होगा, के से गुणा हो जाएगा। लेकिन जब क्षेत्रफल में अगर करेंगे तो क्षेत्रफल में के स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर नोट करना हो तो इसे भी नोट कर ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इसके बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, फिर वही आ गया, यदि रास्ता किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर भीतरी किनारे, ये ध्यान दीजिएगा भीतरी किनारे, अब तक हम लोगों ने वर्गाकार के बाहरी किनारे पर जो रास्ता बना था उसको देख लिया था, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए सीधे आप फार्मूला यूज करेंगे 4x एक भुजा माइनस x। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम लोगों ने आयतकार में देखा था, जब भीतरी किनारे रहेगा तो माइनस हो जाएगा और जब बाहरी किनारे रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिए। जब भीतरी किनारे रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x, और जब बाहरी किनारे रहेगा तो प्लस हो जाएगा x। इसे भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फार्मूले की ओर। अब आ गया वृत्त एंड अर्धवृत्त, वृत्त और अर्धवृत्त, सर्कल एंड सेमी सर्कल। तो दोस्तों हम लोगों ने वर्ग के बारे में जान लिया, आयत के बारे में जान लिया कि किस तरह से आयत के पेरीमीटर और एरिया निकाले जाते हैं, विकर्ण कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग इस स्लाइड में सर्कल एंड सेमी सर्कल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर्कल होता क्या है। तो आपको सभी को पता होगा सर्कल इस तरह से बनाया जाता है, ये सर्कल होता है और सर्कल के एक मिडिल यानी कि बीच में एक पॉइंट होता है जिसे सेंटर कहा जाता है। इंग्लिश में उसे सेंटर कहते हैं और हिंदी में उसे केंद्र कहते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये केंद्र लिखा है, यानी कि जो अंदर का पॉइंट होगा वो केंद्र होता है। और अगर इसे आप ये जो लेंथ है यानी सेंटर से एक सरफेस तक अगर इसको मिला दिया जाए कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, रेडियस या व्यास कहते हैं, नहीं रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेडियस कहते हैं। अगर ये दोनों कॉर्नर से सेंटर से पास कर दें तो ये हो जाता है आपका व्यास हो जाता है या डायमीटर हो जाता है, व्यास या डायमीटर हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में हम लिख लेते हैं, यानी इसे डायमीटर कहते हैं, ये हाफ को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, और ये जो पॉइंट होता है बीच में उसे सेंटर कहते हैं, सेंटर या केंद्र कहते हैं। तो ये हुआ सर्कल के बारे में। और परिधि किसे कहते हैं, ये जो होता है इसे परिधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस सर्कल को हमने जान लिया। तो दोस्तों यहाँ दिया है संकेंद्रीय वृत्त। ये अगर दो वृत्त है उसके बीच में, यानी कि अगर ये वाला जो सर्कल बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस कौन सा है, ये वाला है, यानी कि इसका जो व्यास है वो ये है और इसका ये है। व्यास, ए से बी व्यास होता है, यानी कि जो रेडियस होता है उसे त्रिज्या कहते हैं। अब देखते हैं इस पे कौन फार्मूले कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहला फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इस सर्कल का क्षेत्रफल, यानी कि अगर आपके पास ये सर्कल है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये एरिया निकालनी है इसके अंदर की, तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यानी कि कभी भी अगर वृत्त यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है तो आप पाई आर स्क्वायर करेंगे। वृत्त की परिधि निकालनी है तो 2 पाई आर बनाएंगे और व्यास निकालना है तो त्रिज्या बाई 2 हो जाएगा। व्यास का मतलब आपको अभी हमने बताया, व्यास का मतलब क्या है, ये होता है, ये व्यास का मतलब ये, यानी कि हाफ, ये जो है हाफ डायमीटर भी कह सकते हैं। ये सेंटर से और एक सरफेस पे जाती है उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या, इसे कहते हैं हम त्रिज्या। और व्यास निकालना रहेगा तो ये डबल कर देंगे तो ये व्यास निकल जाएगा। त्रिज्या क्या होती है, ये रेडियस होती है, और व्यास क्या होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये व्यास हो जाता है। उसके बाद अगर त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास बटे 2 कर देंगे। ये तो सिंपल है, अगर आपको व्यास पता है तो व्यास बाई 2 कर देंगे तो आपकी त्रिज्या निकल जाएगी। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। आगे बढ़ते हैं, अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त मीन्स क्या होती है, आधी, यानी सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स आधा सर्कल। ये आधा इस तरह से अगर बना लेंगे तो इसे कहते हैं सेमी सर्कल। ये मान लीजिए ये सेमी सर्कल हो गया, ये आधा जो सर्कल होगा उसे सेमी सर्कल कहते हैं। अगर इसकी पेरीमीटर निकालना होता है, परिमिति हिंदी में परिमिति कहते हैं और इंग्लिश में पेरीमीटर निकालना होता है तो पाई प्लस 2 इंटू आर कर देते हैं। यानी कि अगर इसकी पेरीमीटर निकालना है तो पाई प्लस 2 बाई आर,
और जो पाई की वैल्यू होती है आप सभी को पता होगा, पाई क्या होता है 22/7, या पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 हो जाती है या 3.14 हो जाती है। तो पाई की वैल्यू दी नहीं होती है, आपको याद होना चाहिए 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो ये आपकी परिमित निकल गई। और क्या कर सकते हैं, पाई प्लस टू अपॉन डी, सॉरी 2 पाई प्लस, ये देखिए पाई प्लस 2 इंटू D/2, जहाँ D क्या है व्यास है, D मीन्स डायमीटर, डायमीटर ये दिया है। तो कैसे निकालेंगे अर्धवृत्त की परिमिति। तो दोस्तों अगर डायमीटर दिया हो, व्यास दिया हो, तो कैसे अर्धवृत्त की परिमिति निकालते हैं, यानी कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो ये पाई प्लस 2 इंटू D/2 से निकाल लेंगे। अगर आपके पास रेडियस दिया हो तो पाई प्लस 2 इंटू R निकाल लेंगे। तो ये था, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसे भी यहीं देख लेते हैं। यानी कि अगर आधा सर्कल है तो इसका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल अंदर के हैं, तो ये कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये 1/2 पाई R स्क्वायर से निकाल सकते हैं, या 1/8 पाई D स्क्वायर से निकाल सकते हैं। 1/8 पाई D, D क्या है डायमीटर है, यानी कि परिमिति है, D का मतलब परिमिति, सॉरी D का मतलब ये डायमीटर, यानी कि ये डायमीटर मीन्स व्यास, ये व्यास से निकालना रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। और अगर आपके पास रेडियस होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की ओर। और आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो, या आपको लग रहा हो कि ये मेरे लिए लाभदायक है या महत्वपूर्ण है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किए हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं फार्मूले 8 की ओर। फार्मूला नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल, तो दोस्तों वलय क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा इस तरह से अगर एक हो गया, ये 2 सर्कल हो गए, और दोनों सर्कल के जो सेंटर हों वो एक जगह से, यानी कि यहाँ C से निकला हो, ये सेंटर एक जगह से निकला हो, मान लीजिए ये C से निकला है, तो इसे वलय कहते हैं। ये इसका हो गया रेडियस, ये इसका रेडियस हो गया। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल इसका निकालना है वलय का, यानी कौन से वलय का, तो पाई R प्लस R, R मान लीजिए ये बड़ा इसे कैपिटल R हमने सपोज किया है इस रेडियस को, और इस छोटे वाले रेडियस को हमने स्मॉल r। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं वलय का क्षेत्रफल, पाई R प्लस R से आप इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या मीन्स होता है, आपने अभी पढ़ा है, त्रिज्या मीन्स होता है रेडियस, और व्यास मतलब होता है पेरीमीटर। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि, यानी कि हाँ, व्यास का मतलब होता है आपका डायमीटर, और त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। ये वलय हो गया, वलय। उसके बाद नवा क्या है, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या मीन्स होता है रेडियस। अगर आपको वृत्त की रेडियस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल अंडर रूट वृत्त के क्षेत्रफल अपान पाई से निकाल सकते हैं। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, अपान पाई से करेंगे, उसके बाद अंडर रूट उसका निकाल लेंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल अपन पाई से भी निकाल सकते हैं, ये भी आप नोट कर लेंगे। वृत्त की क्षेत्रफल बाई पाई से आप निकाल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर।
ठीक वही ये भी है, यदि वृत्त की त्रिज्या k गुणित कर दी गई है तो परिधि k गुनी होगी और क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक उसी तरह से ये भी है। आगे बढ़ेंगे। अब हम क्यूब पे आ चुके हैं। क्यूब के फार्मूले को हम लोग देखेंगे। क्यूब का मतलब होता है जो सभी साइड क्या हो, समान हो। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब हो जाएगा, साइड का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आयतन मिल जाएगा। आयतन मीन्स होता है वॉल्यूम में, यानी आयतन मीन्स वॉल्यूम हो जाएगा। तो घन की एक भुजा निकालनी हो तो क्यूब रूट निकाल देंगे, यानी कि अगर घन की एक भुजा निकालनी हो तो क्यूब रूट निकालेंगे। घन का विकर्ण निकालना है तो √3 इंटू एक भुजा, ये एक भुजा कोई भी साइड यहाँ से ले सकते हैं, एक भुजा ले लेंगे और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा घन का विकर्ण। विकर्ण का अभी हमने देखा है, ये इस तरह से, यानी कि साइड कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जब मिलाएंगे तो उसे विकर्ण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आप नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से साथियों स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी घन के टोटल पृष्ठों का, अगर हमें संपूर्ण मिस होता है टोटल का क्षेत्रफल मिस एरिया निकालना हो तो क्या, भुजा का स्क्वायर, ये अभी हमने देखा है। तो घन वर्गाकार होता है तो LBH हो जाता है, यानी कि लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी कि तीनों जो होते हैं लेंथ ब्रीथ हाइट सभी इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्यूबाइड के बारे में जानेंगे, यानी कि घनाभ के बारे में। घनाभ के फलक का आकार आयताकार होता है। घनाभ में 6 सतह या फलक होते हैं। घनाभ में 12 किनारे होते हैं। ये जो घनाभ होता है उसके 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होता है और 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष में ये इस तरह से शीर्ष होते हैं। तो इसका अगर हमें घनाभ का आयतन निकालना है, आयतन मीन्स वॉल्यूम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। आयतन मीन्स वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आप इसका आयतन निकाल सकते हैं। और घनाभ की अगर हमें लंबाई निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आयतन को चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा करके उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे आयतन अगर हमें लंबाई निकालनी है तो आयतन जो रहेगा उसे क्या करेंगे, चौड़ाई गुणे ऊंचाई का गुणा करके उसे डिवाइड कर देंगे तो आपको घनाभ की लंबाई निकल जाएगी। ये हो गई घनाभ की लंबाई। घनाभ की चौड़ाई, तो दोस्तों घनाभ की चौड़ाई हो गई। घनाभ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, घनाभ की ऊंचाई आयतन अपान लंबाई गुणे चौड़ाई करके निकाल सकते हैं, यानी डिवाइड करने के बाद। फिर घनाभ की सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। घनाभ की अगर सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, 2L, लंबाई का मतलब L मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ब्रेथ हो जाएगा 2LB प्लस चौड़ाई मिस हाइट, चौड़ाई मिस हो गया ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हो जाएगा। इससे आपका क्या मिल जाएगा, घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी 2 लेंथ गुणे ब्रीथ प्लस ब्रीथ गुणे हाइट प्लस हाइट गुणे लेंथ, इससे आपको घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप इसे भी नोट कर लेंगे। अगर कहीं भी पूछता है घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा तो 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर घनाभ का विकर्ण पूछे, विकर्ण का मतलब होता है उसके डायगोनल के बारे में पूछे तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। जैसे अगर डायगोनल पूछता है तो D इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर।
ये आप इस तरह से घनाभ का विकर्ण निकाल सकते हैं या डायगोनल निकाल सकते हैं। इसे भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बीजगणित या अलजेब्रा की ओर, यानी कि बीजगणित में कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप इसे एक बार याद जरूर कर लीजिएगा ताकि आप एग्जामिनेशन में जाएं तो अगर की फार्मूले की आवश्यकता हो तो आप इस फार्मूले में से यूज कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ जो बचे हुए फार्मूले अलजेब्रा के हैं वो हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये बार बार पूछा जाता है। यानी ये वाला फार्मूला आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब पूछे तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। यह आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की ओर। तो ये नेक्स्ट फार्मूला है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में ये फार्मूला बहुत ही यूज होता है। किस फार्मूले का, ये फार्मूला दिख रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह से कोई फॉर्मेट अगर दिख रहा है तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी। सिंपली आप केवल ए प्लस बी लिखेंगे और अगर यहाँ ए माइनस बी दे दे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसे भी आप नोट करेंगे। ये आपके सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि आप अगर ये फार्मूला नहीं याद होगा तो आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस वजह से आप इस फार्मूले का यूज करके आप आसानी से कोई भी प्रश्न का सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हो अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है, इस फॉर्मेट में कोई भी चीज़ अगर दिया हो, कोई भी नंबर्स दिए हों तो सीधे ए माइनस बी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या फार्मूला है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। यानी अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दी हुई हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं। इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले। अब आ चुके हैं हम लोग अंक गणित या अर्थमेटिक के फार्मूले की ओर। ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अंक गणित या अर्थमेटिक के फार्मूले। तो दोस्तों, महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक जिसे HCF या LCM कहते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो दोस्तों, अगर भिन्नों का लसन निकालना हो, भिन्नों मतलब होता है फ्रैक्शन का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो अंशों में होता है न्यूमरेटर और हरों मतलब होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का अगर हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे। यानी जो भी हमें निकालना होगा तो
न्यूमरेटर का वो निकालेंगे और उसका ठीक उल्टा डिनोमिनेटर का निकाल देंगे। जैसे अगर हमें एलसीएम पूछा है किसी भी फ्रैक्शन की या भिन्न की, तो एलसीएम अपन एचसीएफ कर देंगे। अंश का क्या निकालेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। इसे भी आप नोट करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले फार्मूले की ओर। तो दोस्तों अगला ये लग चुका है। अगर भिन्नों का मसा निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो न्यूमरेटर का आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ अपान एलसीएम कर देंगे। यानी कि जो भी निकालना होगा वो न्यूमरेटर का निकालेंगे और ठीक उसका उल्टा डिनोमिनेटर का निकाल देंगे। यानी कि एचसीएफ निकालना तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। इस फार्मूले को हम लोगों ने कई बार देखा है, तो इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लस है इंटू मस है। यानी अगर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर जो होगा वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसे भी आप नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। अब हम लोग के स्क्रीन पे आ चुका है अनुपात और समानुपात या रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फार्मूले। तो इसे देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो ये पहला स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा ए रेशियो बी। ए रेशियो बी का मतलब होता है ए अपान बी। आप सिंपली ए रेशियो बी अगर कहीं दिया है तो उसका मतलब ए अपान बी होता है। और ए रेशियो सी दिया हो तो ए अपान बी, बी अपान सी होता है। क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाता है तो ए अपान सी बचता है। तो ए अपान सी का मतलब ए रेशियो सी हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर ए रेशियो डी दिया है तो ये भी ए अपान बी इंटू बी अपान सी इंटू सी अपान डी होता है। बी से बी कैंसिल हो जाता है, सी से सी कैंसिल हो जाता है। तो ए रेशियो डी लास्ट में बचता है, जिसे ए अपान डी बचता है, जिसे ए रेशियो डी कहा जाता है। इसे भी आप नोट करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्या है। अगर आपके पास ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी हो तो ए अपान बी लिखेंगे इक्वल टू सी अपान डी लिखेंगे। और ए डी का मतलब ये आप देख रहे होंगे ए से डी का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर बी का सी में मल्टीप्लाई हुआ है, तब ये आपको ए डी अपान बी सी प्राप्त हुआ। अगर एक्स और वाई के बीच का मध्य अनुपाती निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स वाई करेंगे। अगर एक्स और वाई के बीच का तृतीय अनुपाती निकालना हो तो आप वाई स्क्वायर अपन एक्स करेंगे। अगर एक्स और वाई का विलोम अनुपात निकालना है तो 1/x रेशियो 1/y, या ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि y रेशियो x हो जाएगा। x रेशियो y का निकालना है तो y रेशियो x हो जाएगा। ये था कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। एक लास्ट फार्मूला इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बचा है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों अगला ये फार्मूला, यानी पहली संख्या प्रोपोर्शन दूसरी संख्या प्रोपोर्शन तीसरी संख्या। अगर इस तरह से दिया हो तो पहली संख्या क्या होता है, तीसरी संख्या इंटू चौथी संख्या अपान दूसरी संख्या हो जाता है। उसी तरह से अगर तीसरी संख्या है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपन चौथी संख्या हो जाता है। यानी तीसरी संख्या अगर निकालनी है तो ये फार्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। पहली संख्या निकालनी है तो तीसरी संख्या इंटू चौथी संख्या अपन दूसरी संख्या करके आप निकाल सकते हैं। इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर के फार्मूले को देखेंगे।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं एवरेज चैप्टर के फार्मूले की ओर। और एवरेज के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत, यानी औसत अगर निकालना हो तो राशियों का योग निकालते हैं और राशियों की संख्या। जैसे अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 है, अगर इसका कोई कहता है रेशियो निकालो या एवरेज निकालो या औसत निकालो, तो आप पहले इनको जोड़ेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ने के बाद जो भी योग आएगा उसे लिखेंगे। लिखने के बाद कितनी टोटल संख्या 1 2 3 4 5 है, आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको औसत मिल जाएगा या एवरेज मिल जाएगा। फिर आगे आते हैं, अगर औसत चाल निकालनी है तो क्या करेंगे। औसत चाल वो भी क्या, यदि दो समान दूरियां दो असमान चाल से तय की गई हो तो आप निकालेंगे 2xy / x + y कर लेंगे। अगर औसत चाल 3 का निकालना है तो 3xyz xy + yz + xz, यदि 3 समान दूरियां 3 असमान चाल से तय की गई हो तो इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पढ़ने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। अगर जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रतिशत के फार्मूले, यानी जब भी परसेंटेज की बात आती है तो ये आपका अर्थमेटिक का बेसिक है। प्रतिशतता, यानी कि प्रतिशत का मतलब हमने बताया था प्रतिशत, शत मिस होता है 100, प्रतिशत यानी कि प्रति 100 पे। तो x का y% निकालना है तो xy/100 कर सकते हैं, y का x%, या x का y% निकालना है तो =z है तो xy/100 = z प्राप्त होता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साधारण भिन्न xy प्रतिशत के रूप में प्रकट करने के लिए विधि, किसी संख्या का xy उस संख्या का 100x/y होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी संख्या का, अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन xy है, अगर इसे 100% में बदलना है तो आप क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं तो ये 100 गुणा हो जाएगा तो 100x/y हो जाता है। तो वही लिखा है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करके आप 100x/y लिख सकते हैं, ये परसेंटेज में हो जाएगा। ये है एक ही प्रकार की दो राशियाँ एक्स वाई में से एक्स वाई के प्रतिशत रूप में और वाई एक्स के रूप में, तो ठीक वही जैसे हमने अभी नोट कराया है कि जब भी परसेंटेज में बदलना हो तो ठीक उसी तरह से मल्टीप्लाई करके बदल सकते हैं। आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले की ओर। ये फार्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यदि x में a% की वृद्धि हो तो x का बढ़ा मान क्या होगा। तो x का बढ़ा मान क्या होगा, x का बढ़ा मान हो जाएगा x/100 × a = 100। ये x का बढ़ा मान हो जाएगा। x y तथा a में कोई दो ज्ञात करने का पर तीसरा का मान निकाला जा सकता है। यानी यदि x में a% की वृद्धि हो तो x का बढ़ा मान क्या होगा, y = x + x × a/100 हो जाएगा। और ये फार्मूला ज़रूरी है, ये आप ज़रूर नोट करेंगे। कौन सा फार्मूला है, यदि x में a% कमी हो तो x का घटा हुआ मान क्या होगा, y = x - x a/100, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, x 100 - a/100। ये फार्मूला आप नोट करेंगे। यदि x में a% की कमी हो गई तो x का घटा हुआ मान क्या होगा, इसे आप जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रॉफिट और लॉस या लाभ या हानि पर। देख लेते हैं लाभ और हानि के फार्मूले किस तरह से हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे लाभ और हानि के फार्मूले दिख रहे होंगे। यानी कि अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकालते हैं। यदि हानि होती है, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप
SP माइनस CP करते हैं, और आपको अगर लॉस होता है तो CP माइनस SP करते हैं। अगर विक्रय मूल्य पता करना हो तो लाभ प्लस क्रय मूल्य करते हैं। आपको ये पता होगा, अगर SP हमें पता करना है तो प्रॉफिट प्लस CP जोड़ देते हैं, यानी कि प्रॉफिट में CP जोड़ देते हैं तो आपको SP पता चल जाता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला है, आप सभी को याद होगा। आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ तक हो गया था विक्रय मूल्य इक्वल टू लाभ प्लस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य में से माइनस करेंगे। अगर क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा, क्रय मूल्य इक्वल टू हानि प्लस विक्रय मूल्य होगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप ध्यान देंगे। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य, यानी ये क्या लिख सकते हैं, अगर लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप प्रॉफिट अपान CP गुणे 100 लिखेंगे। प्रॉफिट अपान CP गुणे 100, इससे हमें प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। अगर हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट ने निकालना है तो लॉस जितना भी लॉस हुआ है अपान CP, हमेशा ये परसेंटेज CP पे निकलता है, इंटू 100, ये लॉस परसेंट निकल जाएगा। आप इसे भी नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की ओर। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी परसेंटेज आप निकालिएगा वो हमेशा CP पे निकलता है, कभी भी SP पे नहीं निकलता है। जब बोला जाएगा तब SP पे निकलेगा। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ अपान 100। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP 1 प्लस लाभ यानी कि प्रॉफिट अपान 100 करेंगे। इससे आपका विक्रय मूल्य मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको विक्रय मूल्य पता चल सकता है। अगर आपको क्रय मूल्य करना है तो ठीक उल्टा विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य मतलब SP अपान 1 प्लस लाभ अपान 100 कर सकते हैं। ये नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। तो विक्रय मूल्य अगर निकालना है, अगर हानि है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य -1 माइनस हानि अपान 100। जब हानि होगी तो ये माइनस में रहेगा, जब लाभ होगा तो यहाँ प्लस में रहेगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। चेक क्रय मूल्य भी ठीक उसी तरह से आप कर पाएंगे कि क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य अपान 1 माइनस हानि अपान 100। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आप एक बार स्क्रीनशॉट सभी को एक साथ ले लेंगे। ये एक फार्मूला है, यदि किसी वस्तु के हानि परसेंटेज का विक्रय मूल्य मालूम हो तो उस वस्तु को लाभ परसेंट प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ परसेंट अपान हानि माइनस 100 माइनस हानि परसेंट। ये भी नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं इसका यूज होता है तो यूज कर पाएंगे आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जब भी ब्याज यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपान 100 करेंगे तो यहाँ से आपको SI मिल जाएगा। अगर दर रेट निकालना है तो रेट इक्वल टू होता है ब्याज SI इंटू 100 अपान मूलधन मतलब प्रिंसिपल गुणे टाइम, ये आप रेट निकाल लेंगे। अगर टाइम निकालना है तो ठीक उसी का उल्टा SI गुणे 100 अपान ये मूलधन प्रिंसिपल गुणे रेट। ये भी नोट करेंगे आप, स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपको मूलधन निकालना हो, मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल टू होगा SI गुणे 100 अपान समय मिस टाइम गुणे दर मिस रेट। प्रिंसिपल निकालना होगा तो SI गुणे 100 अपान टाइम इंटू रेट। अगर मिश्रधन मिस अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट इक्वल टू हो जाता है मूलधन मिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस ब्याज SI। ये मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन यानी कि SI निकालना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और उस चैप्टर के भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस के फार्मूले को भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये याद होगा, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, यानी कि समय टाइम इक्वल टू होता है स्पीड अपान टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड। चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, और दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय होता है। इसे भी नोट करेंगे, यानी डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड। चाल इक्वल टू स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपान टाइम। इसे भी नोट करेंगे। एक बात हमने बताया था, किमी घंटा को मीटर सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये आपको पता होगा। मीटर सेकंड को अगर किमी घंटा में बदलना तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, हो सकता है आप सभी को याद हो, नहीं याद हो तो यहाँ से आप याद कर लेंगे। जब भी किमी घंटा को मीटर सेकंड में बदलना हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर सेकंड से को किमी घंटा में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी होती जा रही है और टाइम भी आप बोर होने लग रहे होंगे, तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि जल्दी से इसे कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों ये जो कुछ फार्मूले बचे हैं वो आपको अगली वीडियो में हम प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय होने की वजह से आप थोड़ा बोर महसूस कर रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे। तो इस वजह से यहीं आप इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल आपको एक नई वीडियो में, जिसे बचे हुए फार्मूले को आपको हम उसमें सॉल्व करा देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।